अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स ये जो आज का मैराथन सेशन होने वाला है इसमें मैं कवर करूंगा पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर्स प्रीएमेबल फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विथ ट्रिक्स। यानी जो स्टूडेंट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। एक तो फंडामेंटल राइट्स में किस तरह याद रखना है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये वाले आर्टिकल्स किस तरह इंसान याद रखें। तो यहाँ पे स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, तो मैं यहाँ पे ट्रिक्स के साथ आपको याद भी करवाऊँगा। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मैं आपको जो 25 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, 25 पार्ट्स है वो भी मैं ट्रिक्स के साथ याद करवाऊँगा। इसके साथ साथ मैं आपको शेड्यूल्स जो है ना, 12 शेड्यूल्स वो भी याद करवाऊँगा यहीं पे। यहाँ पे मैंने कवर किया है ऑलमोस्ट ये 40 पेजेस हैं। एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे कवर की है, एक एक चीज़, सब कुछ मैंने इसी में कवर किया है। पार्ट्स है, शेड्यूल है, सब कुछ रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं। जो जो कुछ इम्पोर्टेंट था मैंने इस पीडीएफ में वो सब कुछ कवर किया है। बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा इसमें, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले मैंने क्या पॉइंट लिखा है, विथ इंडिपेंडेंस द नीड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। जो ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन की नीड पड़ी। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जर्नल चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। एम एन रॉय द पाइनियर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट 1934, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये डिमांड की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। इसने, ये एम एन रॉय था, ये पहला बंदा था। ये आपको याद रखना है, कौन था पहला जिसने डिमांड की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये आपको याद रखना है, एम एन रॉय, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्मड इन 1946, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद ये दो डेट्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले दो डेट, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो रिसेंटली जो स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कश्मीर के बारे में कि कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब अडॉप्ट किया गया, और एक और डेट है वो कब फोर्स में आया। वहाँ पे क्वेश्चन आया था फोर्स में कब आया था। तो वो एक तो 1956 का है, एक तो 1957, ये दो डेट्स है। यहाँ पे अडॉप्ट हुआ था इस ईयर में, इस ईयर में फोर्स में आया था। तो वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये वाला ऑप्शन उसका मार्क किया था, तो आंसर उसका ये था कि फोर्स 1957 में आया था। इसी तरह यहाँ पे भी कन्फ्यूजन आ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो डेट्स। 26 नवंबर 1949, इस डेट पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, और फोर्स में कब आया था, 26 जनवरी 1950। आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले कंपनी रूल। कंपनी रूल जब देखो, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे ना, आप समझ रहे 1757 और 56, तो यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी जब पहले होती है, उसके बाद बैटल ऑफ बुगजार, वो सब। तो यहाँ से लेके 1772 तक जो था, जो है ना, ये यही ईयर्स, यहाँ पे बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। सिर्फ बंगाल उस टाइम कवर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, तो वहाँ पे बंगाल होता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल नहीं, सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल। जनरल टर्म बाद में आई, सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था। लेकिन हमें यहाँ पे 1773 से लेके 1858 तक इसको कहते हैं कंपनी रूल। यहाँ पे सिर्फ कंपनी थी। ब्रिटिशर्स जो मेन क्राउन रूल था इंग्लैंड में, वो अभी यहाँ पे इफेक्टिव नहीं था। यहाँ पे सिर्फ कंपनी रूल चलता था, ये आपको याद रखना। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। इसके अंडर क्या हुआ, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था ना, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, वो बना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। यहाँ पे मिस टाइप में प्रॉब्लम हुई है टाइपिंग करते करते, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही बना था, गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल का गवर्नर देखो, गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये याद रखना। ये इंडिया नहीं है, ये बंगाल है। गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मद्रास और वो बॉम्बे, वो उनको वो वाली जो प्रेसिडेंसीज थी उनको भी मिलाया गया। सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इस एक्ट के अंदर। यहाँ पे मैंने इंडिया लिखा था, ये टाइपिंग एरर है। तो उस टाइम फर्स्ट कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था,
वारिंग हेस्टिंग, ये आपको याद रखना है, वारेन हेस्टिंग। आप इस तरह याद रखो, वारिंग सबसे पहले वार हुई थी ना यहाँ पे, तब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रूल किया था। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वो था रॉबर्ट वारेन हेस्टिंग। अगर आपको याद रखना है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप रखना चाहते हो कि गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था जो सबसे पहले था, वो था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था ये मैंने हिस्ट्री में कवर किया है ऑलरेडी, जो वीडियो मैंने अपलोड किया है हिस्ट्री के रिलेटेड, जो पहला टॉपिक है सुपरवाइज़र का, वो हर एक एग्ज़ाम के वहाँ पे मैंने सब कुछ, वो भी ट्रिक्स के साथ, बहुत सारी ट्रिक्स भी मैंने बताई है। मैं साथ साथ में हर एक को, हर एक जो जहाँ पे मुझे लगे मैं वहाँ पे ट्रिक्स बता देता हूँ, क्योंकि इंसान को फिर जल्दी याद रहता है, फिर भूल नहीं जाता है। तो मैं साथ साथ में ट्रिक्स भी बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, ठीक है, 1774 में आया था, दूसरे साल। एक साल में ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, दूसरे साल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाया गया 1774। इसमें एक चीफ जस्टिस हुआ करता था, तीन तीन जजेस थे, ठीक है, हो गए चार टोटल में। तो 74 लास्ट में, इसमें 4 है, इस तरह कनेक्ट कर सकते हो आप। ये छोटी छोटी चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ती है, डेट्स इसी तरह याद होते हैं। आप डेट्स को कोई और मतलब लंबा सा कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे 4 है, लास्ट में यहाँ पे 3 चीफ जस्टिस, एक चीफ जस्टिस था, 3 जजेस थे, टोटल 4 थे। तो इसके डेट में भी लास्ट में 4 है, तो 1774, इस तरह आप याद रखो। मैं आगे भी बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताऊंगा। ये वाला मैराथन सेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए, आप एटलीस्ट इसको एक दफ़ा देखें। तो आगे बढ़ते हैं। पिटाज इंडिया एक्ट एक तो आया था 1881 में, ठीक है, 1781 में आया था। इसको एक और नाम से जाना जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1881, ठीक है। और दूसरा पिटाज एक्ट है ना, वो 74 में आया। ये दो एक्ट्स आए थे, एक तो पिटा इंडिया एक्ट 71, एक तो 84, 3 साल के बाद फिर आया। एक तो 1781 में आया, दूसरा 1784 में आया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1883। यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमने पढ़ा गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना 1773 के एक्ट के अंडर। अब 1833 है ना, इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। यहाँ पे फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद एक और चार्टर एक्ट आया था 1853, ये आपको याद रखना है, 1853। ये चार्टर एक्ट 30 साल, देखो ये 33 में आया ना, 33 20 साल के बाद ये वाला आया, ठीक है। इतना इस तरह भी कनेक्ट कर सकते हो, 20 साल के बाद दूसरा। इसके बाद क्राउन रूल आया, जिसके बारे में अभी बोल रहा था। क्राउन रूल, जब कंपनी रूल ख़त्म हुआ उसके बाद क्राउन रूल आया। यहाँ पे ब्रिटिशर्स का मतलब रूल, जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स आए थे ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है उनका रूल। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऑफ इंडिया है ना, उसको वायसराय बनाया गया। नॉमन क्लेचर चेंज किया गया, वायसराय अब बोलने लगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वायसराय कहने लगे, ये आपको याद रखना है। इसको कहते हैं, जो इस जो रिवोल्ट हुआ था ना 1857, जिसके जिसके ऊपर मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। 1857 में रिवोल्ट है ना, आया था ना। इसके बाद एक साल बाद एक एक्ट आया, एक्ट ऑफ 19, ये 19 नहीं है, ये 18 है, 1858, ऑल्सो कॉल्ड फॉर एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। ये आपको याद रखना, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया, ये किस एक्ट को बोलते हैं, 1858 को, ठीक है। इसके बाद इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, ये भी आपको याद रखना, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। इसके बाद एबॉलिश्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इससे पहले ये हुआ करते थे दो बोर्ड्स, इनको भी इसने एबॉलिश किया, ये आपको याद रखना। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट्स किस किस डेट पे आए, 61 पे आया, 92, 1909, इसको मार्लिमेंटो एक्ट कहते हैं, 1919 मिंटिगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जिसको कहते हैं, ये डेट आए थे, ये काउंसिल एक्ट्स है। इसके बाद 35 का आया था, 1935, ठीक है। तो ये डेट्स भी आपको याद रखनी, काउंसिल एक्ट किस किस डेट पे आया था,
ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये दो आपको याद, 10 साल के बाद ये दो आए इस तरह, याद रखो। एक तो 1909 में आया था, एक 1919 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मेंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मेंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये आपको याद रखना है। अब क्लेम्सफोर्ड है ना, तोड़ फोड़ हुई थी जब जलियांवाला बाग हुआ था ना, ये आपको याद रखना है। जलियांवाला बाग भी 1919 में हुआ था, तो इस तरह कनेक्ट कर सकते। तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा हुई थी उस टाइम, क्लेम्सफोर्ड था वाइस रॉय, तो 1919 एक्ट, ये आपको याद रखना है, इस तरह भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद है साइमन कमीशन। देखो ये जो साइमन कमीशन है, किस तरह याद रखोगे, इसमें 7 मेंबर्स थे, ठीक है, 7 मेंबर्स, इसके डेट में भी लास्ट 27 है, तो इस तरह लास्ट, ज़्यादातर लास्ट नंबर ही हमें भूल जाता है, तो इस तरह आप इसको कनेक्ट करना। चेयरमैन कौन था, यही जॉन साइमन था इसका चेयरमैन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ज़्यादा लंबा नहीं है, बस हम ख़त्म करने वाले हैं इसको पहले। कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932 में आया था। ये हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री है ना आपकी, मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, वो सब वहाँ पे भी ये चीज़ें मेंशन है, तो ये भी आपको याद रखना। ये किसने कॉमनवेल्थ अवार्ड किसने लाया था, रामसे मैकडोनल्ड। इसमें क्या हुआ करता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट यानी रिजर्वेशंस प्रोवाइड की गई, डिफरेंट कास्ट्स, मतलब शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, मतलब इन सब को, मतलब एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड किए गए जो लोअर कास्ट्स हैं, इस तरह आप याद रखना। इसके बाद गांधी वाज थ्रोन इन यारवाला जेल। इसकी अपोजिशन में इस गांधी जी इसको बहुत अपोज कर रहे थे, तो उसको भी फिर जेल में भर दिया गया था। इसके बाद इसी साल में पूना पेक्ट हुआ, किस किस के बीच में, बी आर अम्बेडकर डिमांड करता था, वो इसको ठीक समझता था, कॉमनवेल्थ अवार्ड को, एक कॉमनवेल्थ अवार्ड है ना, इसको ठीक समझता था। गांधी जी इसको करता क्या करता था, वो अपोजिशन इसको करता था। गांधी जी नहीं चाहता था कि यहाँ पे इस तरह मतलब एक बाइफर्केशन हो जाएगी इससे, तो वो नहीं चाहता था ये सब। तो लेकिन बी आर अम्बेडकर ने इस पे फिर इस पे पूना पेक्ट हुआ, और गांधी जी के बिहाफ पे मदन मोहन मलावी ने साइन किए, तो फिर ये एक्सेप्ट किया गया। आज भी रिजर्वेशंस आप देख सकते हैं, आज भी SC ST को रिजर्वेशंस मिल रही हैं। तो रिजर्वेशंस ये हैं कि आपको मतलब वो वाली सीट्स आप दूसरे बंदे को नहीं दे सकते हैं, वो सिर्फ उन्हीं के लिए होती है, स्पेसिफिक उन्हीं कास्ट्स के लिए स्पेसिफिक होती है। ये आपको बस याद रखना है। कॉमनवेल्थ अवार्ड्स इसके साथ इसी साल में पूना पेक्ट भी हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तेज़ तेज़ इसको करते हैं। तो इसमें कितने थे, ये जो एक्ट है ना, ये इसमें 31 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स। बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना इंडिया का, वो यहाँ से भी लिया गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है। यह आया था, ये इसमें 31 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। रैंडमली याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लेंथी डिटेल डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट था डिटेल्ड, इसमें 31 सेक्शंस थे, 10 शेड्यूल्स थे। आज इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स है, इसमें 10 थे उस टाइम, तो लेंथी था, 31 सेक्शंस थे इसमें, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद द एक्टिव डिवाइडेड पावर इनटू, ये एक्टिव नहीं है, ये एक्ट है। एक्ट डिवाइडेड पावर इनटू 3 यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट्स। इसमें 3 लिस्ट्स बनाई गई, एक तो फेडरल लिस्ट है, फिर है प्रोविंशियल लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। इसमें 59 है, इसमें 54 आइटम्स थे और इसमें 36 आइटम्स थे। ये आपको याद रखना है क्या, 59 आइटम्स इसमें थे, 54 आइटम्स इसमें थे, और कनकरेंट लिस्ट में 36 आइटम्स थे। इसके बाद एक्ट 1947, ये ऐसे ही याद रखो, इसमें भी ज़्यादा डिटेल नहीं जाना, ये भी एक एक्ट आया था 1947। अब हम अपने टॉपिक पे अच्छे से जाते हैं। सब हम गवर्नमेंट है ना वो यहाँ पे, अब मैं याद करवाता हूँ आपको। देखो तेज़ तेज़ याद करते हैं, ये आपको याद हो जाएंगे 2 मिनट में, इतना मसला नहीं है। देखो किस तरह याद है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, ये आपको पता है, वो प्राइम मिनिस्टर वही यहाँ पे जाता था या दूसरी कंट्रीज़ में UN में जाता था, इंडिया को रिप्रेजेंट करता था। तो एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ इसको करें, कॉमनवेल्थ रिलेशंस दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस को मजबूत करने के लिए वो जाता था एज ए प्राइम मिनिस्टर। बहुत रशिया चले चले गए, बहुत सारी आप समझ लें
वो बाहर जाता था मुल्कों में, इंडिया के जो रिलेशन है, इंडिया की जो रिलेशनशिप थी दूसरी कंट्रीज़ के साथ, उसमें बिल्ड करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। इस तरह इसको याद रखो। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। देखो इसमें भाई आया ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार, घर का एक सरदार होता है, ठीक है। एक घर है, उसका एक सरदार है। यहाँ पे होम, ठीक है, सब घर की इंफॉर्मेशन उसी सरदार के पास होती है, ठीक है। इस तरह आप याद रखना, एक घर होता है, घर का एक सरदार होता है, सब इंफॉर्मेशन उसी के पास होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये होम मिनिस्टर था, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ हुआ करता था। और ये भी आपको याद है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारी स्टेट्स को इंडिया के साथ इंटीग्रेट करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जितना किसी और ने नहीं किया। यहाँ पे स्टेट्स के साथ भी इसको टर्म स्टेटस भी इसी के साथ कनेक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। होम घर में सरदार होता है, होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इस तरह आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रसाद ये क्या था, फूड एंड एग्रीकल्चर। बहुत इजी है। प्रसाद आपने मतलब हिंदुज़म में आपने देखा होगा, मंदिरों में वो प्रसाद फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो प्रसाद एक फूड है ना, तो फूड के साथ कनेक्ट करो, फूड और एग्रीकल्चर के साथ। इस तरह इसको याद करो। इसके बाद मौलाना अबू कलाम आज़ाद, देखो कलाम है ना, कलाम, कलाम या मौलाना, इनको पढ़ना पड़ता है ना। कलाम भी, कलाम क्या होता है, जो कुछ हम शायरी करेंगे, जो कुछ स्टंजाज हम बोलेंगे, उसके लिए एजुकेशन, ये एक एजुकेशन के साथ कनेक्टेड है। ये कलाम, ये मौलाना, ये एजुकेशन के साथ कनेक्टेड है ना, तो इसको एजुकेशन के साथ कनेक्ट करो, अबू कलाम। इस तरह ये भी याद हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जॉन मैथा है, ये रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट के साथ कनेक्टेड है। इसको किस तरह आप याद करेंगे, देखो आप इस तरह याद रखो, रेलवे, आप एक ट्रेन में चढ़ जाते हो, आप चाहते हो कि मैं ट्रेन का सफ़र करूं पूरी दुनिया का, पूरी जहान का। दुनिया को उर्दू में जहां कहते हैं ना, आप इस तरह याद रखो, पूरी जहां का आपको सैर करना है ट्रेन में। वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होगा, या ट्रेन के रेलवे के ज़रिए होगा, और ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होगा। जहान है ना, जहान, डॉक्टर जहान मेहता, जहान, इस तरह याद रखो। इसके बाद आर के शंग मुगन चिट्टी, ठीक है। इसको किस तरह याद रखेंगे, चिट्ठी है ना, चिट्ठी, चिट्ठी क्या है, चिट्ठी एक बिल होती है, एक लेटर होती है ना, चिट्ठी आप समझ लें। इस पे आप समझ लें फाइनेंस के साथ जब ये कनेक्टेड है ना, बिल के साथ कनेक्ट है, ठीक है। एक चिट्ठी है, चिट्ठी एक बिल की तरह होती है। बिल कब इस लोकसभा में लाते हैं, कौन लाता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस तरह याद रखो, फाइनेंस को किस तरह के याद रखोगे, चिट्ठी के साथ फाइनेंस को याद रखो, इस तरह याद रखो। इसके बाद बी आर अम्बेडकर, इसका तो आपको नाम पता होगा, क्योंकि यही है फाउंडर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। इसको इस तरह याद रखो। इसके बाद, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो याद रखो, ये वाला एक ही पिक्चर है दोनों, तो यही इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट कैबिनेट फ्री ऑफ इंडिया, जो इंडिया इंडिपेंडेंट के बाद जो कैबिनेट बनी थी ना, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो 14 मिनिस्टर्स हैं, इनको आपको याद रखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, जगजीवन राम, ये लेबर के साथ आप याद किस तरह रखोगे, जवान है ना, जीवान, जगजीवन, एक जवान है, जवान ही लेबर वर्क करता है ना, वो बुज़ुर्ग नहीं कर सकता है, जो बूढ़ा होगा वो भी नहीं कर सकता है, जो छोटा बच्चा होगा वो भी नहीं कर सकता। मैं इसी तरह चीज़ों को कनेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी तरह चीज़ों को कनेक्ट करें, फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। वो टॉपिक एक दफ़ा टॉपिक पढ़ो, फिर दोबारा उस टॉपिक को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जगजीवन राम लेबर के साथ आपने कनेक्ट किया। इसके बाद सरदार बलदेव सिंह, सरदार एक बड़ा बंदा है, मतलब बलदेव, अगर आप इस नाम को अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। सरदार बलदेव सिंह एक कमांडो जैसा होता है, एक सोल्जर लगता है। सरदार बलदेव सिंह ये डिफेंस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद रा अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, ये हेल्थ के साथ कनेक्टेड है। देखो इसको किस तरह याद रखेंगे, कुमारी है ना, इसको बीमारी के साथ कनेक्ट करो। किसके साथ, बीमारी। अब बीमारी किसके साथ कनेक्ट है, हेल्थ के साथ कनेक्टेड है ना, यहाँ पे ये हेल्थ मिनिस्टर थी। इस तरह आप ये याद रख सकते हो। इसके बाद CH
बाबा, आपने बाबा इंडस्ट्रीज़ आपने नाम सुना होगा। तो इंडस्ट्रीज़ में अकाउंटेंसी होती है, एक अकाउंटेंसी एक एक्सपर्ट होना चाहिए वहाँ पे अकाउंटेंसी के लिए, तो ये कॉमर्स के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रफ़ी अहमद किडवारी, ठीक है, कम्युनिकेशन के साथ कनेक्टेड है। अब याद किस तरह रखोगे आप? देखो रफ़ी है ना, मोहम्मद रफ़ी, आपने नाम सुना होगा, एक सिंगर था रफ़ी, ठीक है। उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। जिसकी वॉइस अच्छी होती है ना, वो उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, ठीक है। इसको कम्युनिकेशन के साथ कनेक्टेड करो। इसके बाद डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, इसको इसी तरह याद रखो, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज के साथ, ठीक है। एस श्याम एस सप्लाई, इस तरह भी याद रख सकते हो। तो हो गया ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब वी एन गडगिल है, ठीक है। तो ये वर्क्स माइंस एंड पावर के साथ कनेक्टेड है। अब इसको किस तरह याद रखो? गडगिल है ना, गड्ढा है ना, गड्ढा होता है ना जब हम माइनिंग करते हैं ना, अगर हम वहाँ पे कोई ब्लास्ट करेंगे किसी माइनिंग में, वहाँ पे एक गड्ढा होता है, गडगिल, माइंस के साथ कनेक्ट करो। इस तरह आप ये वाला भी याद रख सकते हो। तो इसको आप छोड़ दे, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करते हैं। 1934 gave the idea of constituent assembly put forth for the first time by M.N. Roy। ये मैंने पहले ही बोला, 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था एम एन रॉय ने। इसके बाद 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपको याद रखना है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी इसने डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन 1940, जिसको अगस्त ऑफर भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्रिप्स मिशन वाज सेंट विच वाज रिजेक्टेड, देन फाइनली कैबिनेट मिशन वाज सेंट, ठीक है। पहले क्रिप्स मिशन इस कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड पहले क्रिप्स मिशन भेजा गया था, वो फेल हुआ था, उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन भेजी गई थी यहाँ पे। तो ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 1946, वो तो मैंने आपको बोला। और कब हुआ था ये? 9th ऑफ दिसंबर, ठीक है। 9th ऑफ दिसंबर, 9 है, दिसंबर है, 19 है, 46 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। देखो ये उल्टा है, ये सीधा है लास्ट में। तो किसी भी तरह जब नंबर्स को गौर से देखा करें, इनमें से कुछ ना कुछ आप निकाल सकते हो अगर आप गौर से नाम, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ना उनमें होता है कुछ ना कुछ। देखो यहाँ पे मैं इन्हें इस तरह देखा है, इसको मैंने यहाँ पे 9 देखा ना, और मैंने यहाँ पे 1946 को इस तरह देखा लास्ट में, तो मैं इन दोनों को कनेक्ट कर पाऊँगा। ये ईजी है इसी तरह याद रखना। कितने मेंबर्स थे उस टाइम जिन्होंने अटेंड की पहली मीटिंग? 211, ये भी आपको याद रखना है। डॉक्टर सचिंदर सेना द ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। डॉक्टर सचिंदर सेना, और जो परमानेंट इलेक्ट किया गया वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो पहले प्रेसिडेंट था ना, उसके साथ दो वाइस प्रेसिडेंट्स थे, आपको याद रखना। एक तो H.C. मुखर्जी, V.T. कृष्णमा आचार्य, ये दो वाइस प्रेसिडेंट्स थे उस टाइम। ये भी आपको याद रखना, दो वाइस प्रेसिडेंट्स थे, मुखर्जी एंड कृष्णमा आचार्य, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये इम्पोर्टेंट है ये जो है ना, उस टाइम जो टोटल सीट्स थी ना 1946 में 389 थी, ठीक है, टोटल सीट्स, ठीक है। उसमें से उसमें से टू 92 जो थी ना, वो ब्रिटिश इंडिया में थी, ठीक है। 93 उसमें क्या थी? प्रिंसली स्टेट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ये लक्ष्मीकांत से ये लिया है। तो प्रिंसली स्टेट्स इंडियन 93 थी। और चार चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थी, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मद्रास जो थी ना, चार प्रोविंसेस जो है ना, तो ये चार सीट्स थी यहाँ से। तो कितनी थी टोटल? 389। कितनी थी टोटल? 389, यहाँ पे मैंने लिखा है 389, ठीक है। इसके बाद अब रिजल्ट क्या थे? 208 सीट्स कांग्रेस ने ली थी, 73 मुस्लिम लीग ने ली थी। बस ये आपको याद रखना, ये 46 के इलेक्शंस हैं, ठीक है, जो जुलाई और अगस्त में हुए थे।
इसके बाद यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कितनी प्रोविंस स्टेट्स थी, 93, ये आपको याद रखना है। या कितनी सीट्स कांग्रेस ने ली थी, 208। इसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, ठीक है। ये किसने दिया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? पीटी नेहरू ने, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो था पहला, 1946 में दिया। कब था इसने? 13 दिसंबर, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 में इसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हम आगे बढ़ते हैं। नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया इंडिया ने? 14 2 दिन पहले, 26 जनवरी था ना, मतलब जब कानून को, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जब उसको फोर्स में लाना था ना, 26 जनवरी 1950, ठीक है। इस डेट पे इसको फोर्स में 2 दिन पहले ही ये सब काम किए गए। कितने दिन? बस इस तरह याद रखो, 26 जनवरी मत याद, 2 दिन पहले। अब आपको वहाँ पे एक ही डेट याद रखनी है ना, 26 1950। जब आपको पता होगा 26 जनवरी 1950, जब आपको याद होगा इस दिन फोर्स में आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2 दिन पहले 3 काम हुए थे। कितने? 3 काम हुए थे। क्या क्या? एक तो नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया। दूसरा नेशनल सॉन्ग, जो किसने लिखा था? एक तो जो वंदे मातरम है ना, वंदे मातरम है ना, तो ये नेशनल सॉन्ग है इंडिया का, ये अडॉप्ट किया 2 दिन पहले। ये नेशनल एंथम है, इसको अडॉप्ट किया। इसके साथ साथ 2 दिन पहले ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट बना था इंडिया का। ये आपको याद रखना है। ये फर्स्ट है, ये 5 मैंने लिखा है, फर्स्ट प्रेसिडेंट है, ठीक है। फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। टेम्परेरी भी मैंने आपको बोला, डॉक्टर सचिंदर सिन्हा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशंस ओवर 2 years 11 months 18 days, ठीक है। ये भी आपको पूछा जा सकता है, 2 साल इतना टाइम लगा। तो 11 सेशंस किए इंडियन कॉन्स्टिट्यूट, ये असेंबली इंडिया, ये जो कमेटी थी ना, जिन ड्राफ्टिंग कमेटी उसको बोलते हैं, तो उन्होंने 11 सेशंस किए इस कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के लिए, मतलब अच्छे से रिवाइव करना, कोई चीज़ मिसिंग मत है, कोई चीज़ कंट्राडिक्टरी मत है, कोई फ्ला मत है इसमें। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए 11 सेशंस किए गए, 2 साल लगे, 11 months 18 days, ऑलमोस्ट 3 years लगे इस चीज़ को देखने के लिए। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज़, यानी 60 कंट्रीज़ जो थी ना, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्ट किया गया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया? 64 लाख। ये भी आपको याद रखना है, 64 लैक्स इस पे खर्चा आया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बोला 2 दिन पहले जब हमने वो अडॉप्ट किए थे ना, ये सब चीज़ें जब अडॉप्ट की गई ना, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 दिन पहले ही प्रेसिडेंट बने थे। तो 2 दिन पहले ही लास्ट सेशन के बाद भी मीटिंग एक हुई, उसको फाइनल मीटिंग कहते हैं, ठीक है। फाइनल सेशन हुआ 2 दिन पहले, ये आपको याद होना चाहिए। ये बस आपको याद फिर भी रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 दिन पहले ये चीज़ें अडॉप्ट की गई। अडॉप्ट जब की गई उससे उस दिन तो सेशन तो हुआ होगा ना, तो इस तरह आप याद रखना। 24 जनवरी फाइनल सेशन हुआ था, यहाँ पे फाइनल मीटिंग हुई थी। इसके बाद मेजर कमेटीज़, ये कुछ कमेटीज़ 2-3 मैंने रखी है यहाँ पे, इनके हेड्स भी आपको याद होने चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी, यही कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाना था ना, उसका जो हेड था ना, वो B.R. अम्बेडकर था। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे डॉक्टर पूरा लिखा है, आप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी जो थी ना, इसका ये था, हेड कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको किस तरह याद रखोगे? प्रोविंस किसको कहते हैं? स्टेट को जुड़ने में किसका हाथ है सबसे ज़्यादा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसके बाद यूनियन पावर, सो पावर में कौन था? प्राइम मिनिस्टर। पावर उसी के पास ज़्यादा था। यूनियन पावर कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। और भी कमेटीज़ थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है 3, ये काफ़ी है आपको याद रखने के लिए। अब पहुँचे हम ड्राफ्ट कमेटी पे, ठीक है। ड्राफ्ट कमेटी कब बनाई गई? 29 अगस्त 1947। याद किस तरह रखोगे? 15 अगस्त इंडिया आज़ाद हुआ था, 14 दिन के बाद, ठीक है। इस तरह भी याद रख सकते हो, जिस दिन इंडिया आज़ाद हुआ था, जिस दिन पाकिस्तान
को भी आज़ादी मिली थी, इसको 15 अगस्त को मिली थी, इसको 14 अगस्त को मिली थी। तो इन दोनों को जमा करो, फिर 29 आता है, 29 ऑफ अगस्त 1947, इस तरह याद रखो। इसके बाद इस जो ये कमेटी है ना, इसके नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके 7 मेंबर्स थे। कितने? 7 मेंबर्स। मैंने यहाँ पे सब का नाम लिखा है। तो या देखो, पहला कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये आपको पता ही होगा, ये हेड था, चेयरमैन था, ये आपको पता होगा। आपने सुना होगा, जब आपने ये सेशंस पढ़े होंगे ना, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपने पढ़ा होगा ना, तो आपने पढ़ा होगा वहाँ पे जो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आर्टिकल 370, ये कौन है? गोपाल स्वामी अयंगार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिलेटेड है। तो ये भी आपको वहीं से याद हो जाएगा। हो गए 2। ठीक है, इसके बाद अब एक और है, हलादी कृष्णा स्वामी, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है, इसके बाद और 2 थे। कौन कौन था? माधविया रॉय और टी कृष्णमा आचार्य। ये मैंने ये लिखा है एडिशनल पॉइंट, अगर आप याद रखना चाहते हो तो रखो। पहले ये नहीं थे, इन्होंने जो इसकी जब डेथ हुई ना बीटी मिटर की, जो जब वो बीमार हुआ था ना, तब इसको लाया गया। यहाँ पे इसकी डेथ हुई थी डीपी कीतन को, वो उसकी डेथ हुई 1948 में। तो वो बीमार था, तो टी कृष्णमा आचार्य, इसको इसमें फिर इंसर्ट किया गया। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखो, यहाँ पे अगर याद करने की कोशिश करोगे ना, 2 कृष्णा है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे एक कृष्णा है, एक तो यहाँ पे कृष्णा है। इस तरह याद रख लो, के। ठीक है, यहाँ पे मधावा है, यहाँ पे मोहम्मद सादुल्ला है, एम से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे भी एम है, मुंशी। तो किसी भी तरह एम 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 के इस तरह याद रखो तो हो जाएगा ये भी याद। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने सब कुछ कवर किया है, मतलब सब कुछ जितना भी जो लक्ष्मीकांत है ना, उसको भी मैंने कंसल्ट किया है, और भी रिसोर्सेज मैंने कंसल्ट किए हैं। जो कुछ मुझे लगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम के रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, सब कुछ मैंने इसमें कवर किया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, और मैं इसी तरह के और मैराथन सेशंस हर एक टॉपिक पे लाऊंगा। B.R. Ambedkar introduced the final draft of the Constitution on 4th of November 1948। ये अलग चीज़ है। देखो, ये ड्राफ्ट की बात हो रही है। जब कॉन्स्टिट्यूशन जब ये बना रहे थे ना, 7 मेंबर्स, ये कमेटी थी, इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ इन्होंने विज़िट किया, तो वहाँ पे देखा, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स एक कंट्री से लिए गए, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसी तरह USSR से लिए गए थे। इसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई थी? USA से। इसी तरह ये सब चीज़ें जो है ना, इनको लाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ विज़िट किया इन मेंबर्स ने। तो यहाँ पे जब फाइनल ड्राफ्ट है ना इस कॉन्स्टिट्यूशन को, वो कब इंट्रोड्यूस किया गया? 4th of November 1948 को। ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें कितने आर्टिकल्स थे? सबसे पहले याद रखना 395 और 8 शेड्यूल्स। ठीक है, 395 और 8 शेड्यूल्स थे इसमें। ये आपको पूछा जा सकता है उस टाइम कितने आर्टिकल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने शेड्यूल्स थे? शेड्यूल्स 8 ही थे। अब अगर आज देखोगे ना, आज 12 शेड्यूल है। कितने? 12 शेड्यूल है। आर्टिकल्स कितने हैं? 448। ठीक है, और पार्ट्स कितने हैं? 25 पार्ट्स। ठीक है, वो मैं सब याद करवाऊंगा आपको ट्रिक्स के साथ। आप देखना, आपको हमेशा ये चीज़ अब भूलने वाली नहीं है। पार्ट, शेड्यूल, सब कुछ। कंटिन्यू करते हैं। B.R. अम्बेडकर, इसको क्या कहते हैं? मैंने 3 नाम इसके यहाँ पे लिखे हैं। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न मनु इसको बोलते हैं। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं B.R. अम्बेडकर। यहाँ से भी पूछा जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है मॉडर्न मेनू के बारे में। आगे बढ़ते हैं। 11 सेशंस टोटल हुई है, जो मैंने पहले आपको बोला। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए फर्स्ट सेशन कब हुआ था, लास्ट सेशन कब हुआ था, इतना आपको पता होना चाहिए। 9 to 23 दिसंबर 1946 पहला हुआ था, और दूसरा 14 to 26, ये 12 दिन तक रहा। ठीक है, 12 दिन तक रहा। और ये वाला सेशन जो है ये 14 दिन तक रहा।
पहला 14 दिन तक, दूसरा 12 दिन तक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मैंने नोट लिखा है नीचे 1950 को जो 24 जनवरी डेट था, इस दिन सिग्नेचर्स किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था इस पे सिग्नेचर्स किए गए बाय मेंबर्स। तो ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये भी 2 दिन पहले हुआ। देखो ये डेट कितनी इम्पॉर्टेंट है, 24 जनवरी। एक तो इसमें इसी डेट पे अडॉप्ट किया गया नेशनल एंथम, इसी डेट के ऊपर नेशनल सॉन्ग, इसी डेट के ऊपर प्रेसिडेंट बना, ठीक है। इसी डेट के ऊपर अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग, ठीक है। नेशनल फ्लैग भी इसी दिन अडॉप्ट किया गया, वो मैं आगे बताऊंगा, वो मैंने मेंशन किया है। इसी डेट पे ये सिग्नेचर्स भी हुए 2 दिन पहले, जब फोर्स में आना था कॉन्स्टिट्यूशन को। इसके बाद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइस रॉयज एग्जीक्यूशन। ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट कौन बंदा था जिसने वाइस रॉय एग्जीक्यूशन को ज्वाइन किया था, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था, ठीक है। तो इसके बाद 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 इज़ नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी, इसमें बहुत सारी चेंजेस लाई गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फॉर एग्जांपल डिफरेंट टर्म्स इंट्रोड्यूस की गई, लाइक सेक्युलर, सोशलिस्ट, इसी तरह इंटीग्रिटी, ये सब चीज़ें, सोशल, पॉलिटिकल, ये सब टर्म्स जो प्रीएमेबल में है ना, वो इसी अमेंडमेंट में लाई गई थी। ये आपको याद रखना है, मैं आगे बताऊंगा इसकी इम्पोर्टेंस। इस वाली जो अमेंडमेंट है ना, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ें लिखी। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रिटन है, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अनरिटन कहते हैं। तो इसके बाद जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लेंथीएस्ट है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रिक्स के साथ मैं सब पार्ट्स आपको यहाँ पे ही याद करवाऊँगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगा, मैंने पहले भी बोला, टोटल आर्टिकल्स कितने हैं आज तक, 448। पहले कितने थे, 395, ये आपको याद रखना है। तो हम 22 ये पार्ट जो हैं ये हम याद करते हैं, ठीक है। हम ये याद करते हैं ट्रिक्स के साथ। लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगा, जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ता है ना, एटलीस्ट उसको पहले 10 पार्ट्स पता होने चाहिए, जो सिलेबस लिमिटेड रखना चाहता है। लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो सब याद करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे ट्रिक्स के साथ उनको ये सब पार्ट्स के बारे में बताऊँगा। ये एक ट्रिक है ना, ये आपको अच्छे से देखनी है। हम पहले हम ट्रिक्स के पे जाते हैं। ये जो है ना, ये सेंटेंस, ये आपको 3 दफ़ा आपको याद रखना चाहिए, आपको अपनी ज़ुबान पे दोहराना चाहिए। यहाँ पे 3 वर्ड्स ओमिट करने हैं आपको, एक तो ये वाला टो, और ये ऑफ, और ये एंड, ठीक है। पहले ये ट्रिक्स ऐसी होती है, कभी कभी आपको कोई चीज़ ओमिट भी करना पड़ता है, लेकिन बाकी ट्रिक्स है ना वो ज़्यादा ज़्यादा ईजी है, क्योंकि ये लेंथ ही है ना, 25 पार्ट्स है, 22 पार्ट्स है। तो इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि टो, ऑफ एंड ये तीनों चीज़ें हैं ना, ये आपको ओमिट करनी है। लेकिन पहला वाला टो है ना, ये आपको लेना है, ठीक है। 3 वर्ड्स आपको यहाँ पे मिस करने हैं, एक तो ये वाला टो, एक तो ये ऑफ, एक तो ये एंड, ठीक है। अब पहली ट्रिक आप पढ़ोगे ना, आपको पहले 10 पार्ट याद हो जाएंगे। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्राम यूएस टू यूपी टू मीट चाइल्ड ऑफ शाम एंड राम, ठीक है। अब देखते हैं, यू यूनियन एंड इट इज टेरिटरीज, यू कैन सिटीजनशिप, कैन फ्लाई फंडामेंटल राइट, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्राम फंडामेंटल ड्यूटीज, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्राम यूएस यूनियन एंड स्टेट टू। यहाँ पे जो 7th पार्ट है ना, इसको आपने याद रखना है, ये टू के साथ कनेक्ट करना। पहला टू जो है ना, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्राम यूएस टू यूपी, ये वाला टू हमने लेना है। इसके बाद है ना टू मीट, वो वाला टू नहीं लेना, और आ भी नहीं लेना है, और एंड भी नहीं लेना है, ठीक है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्राम यूएस टू यूपी, यूपी के साथ क्या करना, टू, ये है द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ये टू के साथ कनेक्ट करना है। टू यूपी यूनियन टेरिटरीज, देखो यूनियन टेरिटरीज है यहाँ पे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। इसका मतलब क्या, यूनियन पूरी का स्टेट, और इसकी जहाँ से भी मतलब
इंडिया का जो भी मतलब एरिया आता है ना उसको टेरिटरी कहते हैं। ये पूरा आता है इसमें, लेकिन ये टेरिटरीज हैं, ये यूनियन टेरिटरीज हैं। ये वो वाली यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी जो स्टेट्स नहीं है, ठीक है। तो 8th पार्ट में ये आता है। यूपी, पी इसके बाद पंचायत, ठीक है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी। यूपी के साथ क्या, द यूनियन टेरिटरीज, पी पंचायत। तो वो वाला टू हमने मिस करना है, ठीक है। टू मीट, मीट म्यूनसिपलिटीज, ठीक है। मीट चाइल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सी से चाइल्ड, सी से कोऑपरेटिव सोसाइटी। टू मीट चाइल्ड ऑफ को ओमिट करना हमने अगेन, ऑफ शाम शेड्यूल एंड इट्स ट्राइब्स, ऐसे शाम ऐसे शेड्यूल एंड इट्स ट्राइब्स शाम। एंड हमने फिर से ओमिट करना है, मैंने पहले ही बोला। पहला टू हमने लेना है, देखो पहला टू हमने लेना है, ठीक है। दूसरा टू ऑफ एंड, ये तीन चीज़ें हमने नहीं लेनी है। ट्रिक इसी तरह याद रखो, ये पहले ही देखो उसके बाद कनेक्ट करो, देखना आपको अच्छे से याद रह जाएगा, ठीक है। कहाँ पे हम पहुँचे, राम एंड शाम। शाम एंड राम है, राम एंड शाम नहीं है, शाम पहले है उसके बाद राम है, ठीक है। तो यहाँ पे आर राम के, राम क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है। पहली ट्रिक कंप्लीट हो गई, हमें यहाँ तक 11 पार्ट्स याद हो गए, ठीक है। इसके बाद हम 12th से आगे बढ़ते हैं, 12th से लेके यहाँ तक हमें याद हो गया, ठीक है। अब हमने देखना है यहाँ से, देखो हमने कहाँ से अब देखना है, फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लीज, यानी इस तरह याद रखना है आपको। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है फाइनेंस से, ठीक है। फाइनेंस से देखो हम याद करते हैं इसको, फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी कंट्रैक्ट सूट्स, फाइनेंस एफ, फाइनेंस एफ, फ्रॉम द के साथ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। फ्रॉम द स्टार्ट, एस से स्टार्ट, एस से सर्विस, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। एक दो दफ़ा आपको ये पार्ट्स अच्छे से पढ़ने चाहिए, उसके बाद ट्रिक्स कनेक्ट करना, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कौन सा पार्ट है। नंबरिंग, ये नंबरिंग याद करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद सर्विस, फ्रॉम फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड, टू क्या है, ट्राइब्यूनल, टी ट्राइब्यूनल, टी टू, ठीक है। इसके बाद इलेक्शंस, फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, एंड के साथ इलेक्शंस हो गए यहाँ तक आपके 15। इसके बाद प्लीज़, प्रोविजंस के साथ कनेक्ट करो, है ना, प्रोविजंस, पी प्लीज़, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस, ठीक है। हो गए आपके 16 यहाँ पर तक कंप्लीट। पहले 10, पहली ट्रिक जो है ना इसमें 10 हमने किए, 11 किए, 10 किए, 11 किए, उसके बाद हमने 12 से लेके 16 तक याद किए। ये आपको याद रखना, ये 16 है यहाँ तक, ठीक है। तो इसके बाद 5 और है लिमेट्स इसके साथ। तीसरी ट्रिक जो है ना, लिमेट्स, LEMATS, एल के साथ लैंग्वेज, ई के साथ एमरजेंसी प्रोविजंस, LEM मेसलिनियस के साथ, MA अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, LEMAT, टी टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। LEMATS के साथ शॉर्ट टाइटल, कॉमेंसमेंट अथॉरिटी, टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील। ये आपके 22 पार्ट्स हैं, थोड़ा टफ भी है, लेकिन एक दो दफ़ा आपको इसको देखोगे ना आपको इजीली फिर याद हो जाएगा। ये एक थोड़ा टफ है, बाकी जो ट्रिक्स है ना बहुत इजी है, अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करूँगा ज़रूर, वो ये है कि यहाँ पे ये साइड में आपको माइंड में पहले ही होना चाहिए। 4 के बाद 4A आता है, 9 के बाद 9A और 9B आता है, 14 के बाद 14A आता है। ये चीज़ें भी आपको पहले ही माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये माइंड में होना चाहिए कि दूसरा टू और ऑफ और एंड ये हमने नहीं लेना है पहली ट्रिक में। दूसरा चीज़ ये आपको याद होना चाहिए कि 4 के बाद 4A आता है, फिर 5 आता है, 5। इसी तरह 9 के बाद 9A पहले आता है, फिर 9B आता है, फिर 10 आता है। ये पहले ही आपके माइंड में चलना चाहिए। इसके बाद 14 के बाद 50 नहीं आता है, 14 के बाद पहले 14A आता है। तो इस तरह ये ट्रिक्स भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गई ट्रिक्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे, वहाँ पे मैंने
थोड़ी सी गलती की, ऊपर एक जगह मैंने वहाँ पे बोला 24 जनवरी 1950 को ये अडॉप्ट किया गया, लेकिन ये उससे पहले 22 जुलाई 1947 ये बनाया इसने। तो ये आपको याद रखना है किसने बनाया। ये देखो अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स हुए थे ना, आई थिंक स्टॉक असिस्टेंट में, उसमें ये पूछा गया था कि जो डाउन साइड है इंडियन फ्लैग का, डाउन ये कौन सा कलर है, ग्रीन कलर, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे लाया, आपको ये पता होना चाहिए, ये जो है ना ये सेफ्रॉन कलर है, ठीक है, ये सेफ्रॉन है, ये वाइट है, ये ग्रीन है, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कितने कलर्स है, लेकिन 4 कलर्स आप पूछोगे, आपको याद होगा कि यहाँ पे ट्राई तिरंगा है, 3 कलर है, लेकिन यहाँ पे भी एक कलर है ना, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है। तो ग्रीन, ब्लू, वाइट और सेफ्रॉन ये आपको याद होना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो है ना सिकोप्स, इनको सिकोप्स कहते हैं ना, ये कितने हैं टोटल, ये 16 है इसमें, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए, इसको अच्छे से इन चीज़ों को देखो। जो JKSS भी है ना, वो इसी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि जहाँ से इंसान का माइंड वहाँ नहीं जाता है ना, लोग छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता है। यहाँ पे पूछ लेगा कि यहाँ पे कौन सा कलर है सबसे ऊपर, बीच में कौन सा कलर है, या ये इन चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते हैं अच्छे से। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हम अब 12 शेड्यूल्स याद करते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रिक लाई है, ये इजीली, ये बहुत रिनाउंड ट्रिक ये भी है, बहुत सारे यही यूज़ करते हैं, मैंने भी यही ट्रिक यूज़ कर की है। आपको बस ये याद रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आपको पूरे याद हो जाएंगे। देखो पहला शेड्यूल क्या है, टी टेरिटरी, ठीक है। पहला शेड्यूल क्या है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नेम एंड देयर बाउंड्रीज, ठीक है, पहला शेड्यूल टी टेरिटरीज। ई इम्यूलमेंट्स, ठीक है, स्पेशल इम्यूलमेंट्स को पावर्स कहते हैं, ठीक है। स्पेशल पावर एंड सैलरी डिटेल्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्टेट स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के मेंबर्स, स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट जो है ना, इनके जजेस, इनकी जो पावर्स है ना, इनको कहते हैं इम्यूलमेंट्स। टी ई के साथ कनेक्ट करो, ठीक है, टी ई ए एफर्मेशन, ठीक है। ओथ्स एंड एफर्मेशन, ओथ भी एफर्मेशन भी है ना, कन्फर्मेशन, ओथ है, एफर्मेशन है, ओथ एंड प्रोमिसेस ऑफ ऑल अथॉरिटीज एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये आपको याद रखना है, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, 3 शेड्यूल नंबर 3। इसके बाद फोर्थ, आर राज्यसभा के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आर फोर्थ राज्यसभा के एमपीज के साथ कनेक्ट करता है आर एस। इसके बाद एस क्या है, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये आपको याद रखना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल्स, इस तरह आप ये याद रखना, ये ईजी है बहुत ज़्यादा। तो एस के साथ शेड्यूल्ड के साथ कनेक्ट करना, ओ अदर शेड्यूल्ड एरियाज, एफ फेडरल प्रोविजंस, ओ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल लैंड रिफॉर्म्स, डी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको हम कहते हैं, डिफेक्शन लॉ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन, यहाँ पे डी डिफेक्शन, ये 10th में आता है ना, डिटेल्स अबाउट पार्टी चेंज एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP एंड MLA, इसको डिफेक्शन कहते हैं। जब एक बंदा पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है ना, मतलब उसकी ये रूटीन बन चुकी होगी ना, तो उसको फिर उनके बारे में एंटी डिफेक्शन लॉ है। तो आपको ये याद रखना है, डी डिफेक्शन के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MA MP एंड MLA इसके रिलेटेड है। इसके बाद है पी पंचायत के साथ कनेक्टेड है, और M म्यूनसिपलिटीज़ के साथ कनेक्टेड हैं। आप इनको एक दफ़ा शेड्यूल्स को भी देखो और इनको भी देखो, आपको यूनिक टर्म्स जो है ना यहाँ पे लिखी हुई है ना, टी टेरिटरीज, ये आपको हर एक शेड्यूल में मिल जाएंगे, तो आपको बस इनको कनेक्ट करना है। अब देखो ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 to 1949 completed a historical task of drafting the constitution of India। यहाँ पे कितने सेशंस हुए थे, 11 सेशंस, ठीक है। यहाँ पे कितने सेशंस हुए थे, 11 सेशंस। इसके बाद कितने डेज, 165 डेज, इसमें 165 डेज लगे थे, ठीक है, इन 11 सेशंस में। 299 मेंबर्स इन्वॉल्व थे इसमें, और डॉक्टर वो 7 मेंबर्स की कमेटी अलग चीज़ है। यहाँ पे ये बोल रहा है कितने इन पे फिर इन्वॉल्व हुए थे पूरी तरह,
कमेटी अलग थी, वो ये भी इसमें आते हैं, 299 मेंबर्स, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद व्हाट इज़ इट, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स, ये आपको याद रखना। उस टाइम, आज चेंज भी हुए ना, 448 आर्टिकल्स है इस टाइम, 25 पार्ट्स है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, प्रोविजन शेड्यूल्स बराबर ही है। शेड्यूल 6 फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स प्रोवाइड 6 टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 6। ये आपको मैं आगे बता देता हूँ। हैज़ अ प्रीएमेबल कैप्चरिंग इट सेपरेट, प्रीएमेबल है ना, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा प्रीएमेबल है क्या। इसके बाद जो रिसेंटली करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा था, तो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, ये 106th अमेंडमेंट थी, ठीक है, क्या थी, 106th अमेंडमेंट, लास्ट अमेंडमेंट यही हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये क्या है, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। इसको क्या, बिल का नाम क्या था, नारी शक्ति विधान बिल। ये मैंने यहाँ पे लाया, मैंने सोचा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि रिसेंटली हुआ, 2023 में हुआ। यहाँ पे इसका बिल नंबर क्या है, 128, ठीक है, बिल नंबर 128। इंट्रोड्यूस कब की गई, देखो 19 को इंट्रोड्यूस की गई, 20 में लोकसभा में पास की गई, उसके बाद राज्यसभा में पास की। यहाँ पे पहले लोकसभा में पास की गई, उसके बाद राज्यसभा में, ये आपको याद रखना है। 1921, उसके बाद प्रेसिडेंट एसेंट कब मिली, बराबर 7 दिन के 8 दिन के बाद, ठीक है। तो 29 सितंबर फिर प्रेसिडेंट ने इसको साइन किया, और उसके बाद ये 106th एक्ट बना, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसमें 3 आर्टिकल लाए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 330 ए, दो की डिफरेंस देखो, 330, 332, 334, ये आर्टिकल्स ये आर्टिकल्स लाए गए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद मेन प्रोविजन से 15 साल तक लाई गई ये बिल, इसकी वैलिडिटी कितनी है, 15 साल तक। इसमें क्या बोला गया, 33% ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन अ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, राज्यसभा के लिए नहीं, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, जो स्टेट में अलग असेंबली होती है ना, स्टेट असेंबली, एक तो वहाँ पे इनकी 33% रिजर्वेशन रखी गई, यानी उन 33% पे कोई और नहीं बैठ सकता, अगर मतलब किसी भी तरह, ये 33% वुमेंस के ही लिए सिर्फ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 15 ईयर्स इसकी वैलिडिटी है, और व्हेन इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द न्यू सेंसस एंड डिलिमिटेशन प्रोसेस, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम अब आगे जाते हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट देखते हैं। देखो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में, ठीक है, फर्स्ट है, 51 है, लास्ट में 1 है, तो इस तरह आप याद रख सकते हो, 9th शेड्यूल में चेंज की गई थी। ये आपको ये इंपॉर्टेंट कुछ अमेंडमेंट्स है, ये मैंने यहाँ पे लाई है, क्योंकि वहाँ पे पूछा जा सकता है 10th अमेंडमेंट कब हुई थी, 12th अमेंडमेंट, 13th, थोड़ी सी मतलब 4 5 15 बस इतनी ही है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये लाई, और मैं यहाँ पे ये याद भी करवाऊँगा। देखो फर्स्ट तो आपको याद हो गई, 51 है, इसमें लास्ट 1 है ना, फर्स्ट अमेंडमेंट यही है, 9th शेड्यूल में चेंज की गई, ठीक है। 10th है ना अमेंडमेंट 1961, यहाँ पे 51, यहाँ पे 61, ठीक है। 10th पे हम पहुँचे ना, देखो दादर एंड नागर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ठीक है, दादर एंड नागर, दादर है ना, 10 के साथ कनेक्ट करो, कश्मीरी में 10 को कहते हैं, ये आपको पता होगा, दा डी एच मैंने लिखा, 10 के साथ कनेक्ट करो, 10th अमेंडमेंट, इस तरह आप याद रखो। उसके बाद 12 12th अमेंडमेंट, ठीक है, दमन एंड दीव है ना, दमन एंड दीव एडेड इंडिया, ये भी इसी तरह याद रखो। देखो ये ज़्यादा नहीं है, 2 3 है बस। इसके बाद 13th अमेंडमेंट, देखो इस तरह भी याद रखो, 10th और 12th है ना, ये 61 और 13th और 15th है ना, ये भी, ये 62, ये 63 में, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना, आर्टिकल 371 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, एडेड स्पेशल पावर टू नागालैंड, ठीक है, इसी तरह याद रखो। इसके बाद 15th अमेंडमेंट 1963 इंक्रीजेज इन रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट फ्राम 60 to 62, यहाँ पे हाई कोर्ट जो है ना, उसकी एज जो है ना, वो इनके हाई कोर्ट का जज जो था ना, उसकी एज 60 से लेके 62 कर दी गई थी, इस अमेंडमेंट के हिसाब से, 15th अमेंडमेंट जो हुई थी।
अब ये जो 4 अमेंडमेंट्स हैं ना, अगर ये 5 अमेंडमेंट्स आप याद भी नहीं रखोगे ना, मैं आपको वसूख के साथ बोल रहा हूँ, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ये वाली 3 अमेंडमेंट्स याद करनी इम्पोर्टेंट है। क्यों? देखो, 8th शेड्यूल अमेंडमेंट जो है ना, 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस के साथ कनेक्टेड है, लैंग्वेजेस, अभी आपने पढ़ा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, ओल्ड OL, एल आया ना 8th में, तो 8th शेड्यूल में जो 4 अमेंडमेंट्स हुई ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, 2167 सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे याद भी करवाऊंगा। देखो, पहला तो आपको याद हो जाएगा, पहला होता है, ठीक है, सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई यहाँ पे 1967। अब मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लाई है, आपको याद हो जाएगा। ये एक बंदा है ना, नेपाली, नेपाली बंदा है, देखो इसके कान कितने बड़े हैं, ठीक है। तो मैं बस याद करने के लिए आपको मैंने ये पिक्चर लाई है यहाँ पे। देखो, एक मैन है, ठीक है, मैन है, ठीक है, मैन है ना, मणिपुरी, ठीक है, मैन, MAN, मैन, मणिपुरी, ठीक है, मैन है। ये कहाँ का है? नेपाली है ना, नेपालीज, ठीक है। इसके बाद इसके कान देखो ना आप, बड़े बड़े कान है ना, कन कन, ठीक है, कन कन। ये पिक्चर आपको माइंड में आ गई ना, आप 92 71st अमेंडमेंट ऑफ 92 आप याद रख सकते हैं। अब देखो, ये जो 72 और 71 और 92 किस तरह याद रखोगे? देखो, 71 है ना, ये भी पाकिस्तान के साथ एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट हुआ इस डेट पे भी, और 1992 में भी पाकिस्तान के साथ एक हिस्टोरिकल डेट हुआ। आपको मैं याद करवाने के लिए देखो, यहाँ पे इस डेट पे पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, इस डेट पे पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। अब इसको इस तरह याद रखो, पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करके, और यहाँ पे नेपाली, एक बंदा नेपाली बंदा है, तो इस तरह ये आप याद रखना, ठीक है। इसके बाद 92nd अमेंडमेंट है ना, 2ND लिखना था यहाँ पे, तो यहाँ पे BDMS, ठीक है, BDMS एब्रीवेशन याद रखनी, B बोडास, D डोगरी, M मैंथाली, NS सैंथाली। तो ये भी आपको याद रखना है। 92 के बाद डायरेक्ट आप पहुँचे 2003 पे, ठीक है। आप ऐसे इमेजिन करो, आपने अब 92 वहाँ पे पहुँचे ना, हम 92 को डायरेक्ट आप 2003 पे पहुँचे, तो इस तरह आप याद रखना। तो BDMS, बोडा, डोगरी, मैंथाली, संथाली, इनको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। और ये 2011 की जो अमेंडमेंट है ना, ओरियल वर्ड है ना, इसको ओडिया, इसको ओडिया बोला गया। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट मिस्टेक फिर से की, ओडिया, ठीक है, ओडिया, इसको चेंज किया गया वर्ड, ठीक है, ओडिया में। ये आपको याद रखना है। अब हम प्रीएमेबल पे पहुँचते हैं। यहाँ पे ये ना, ये प्रीएमेबल, ये फ्रंट पेज होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये है प्रीएमेबल, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved the constituent India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens, यहाँ पे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब यहाँ पे पूछा जाता है प्रीएमेबल से कि सॉवरेन, ये सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेट, रिपब्लिक, इनकी मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस भी अच्छे से लिखी हैं, और ये कब इसमें इंट्रोड्यूस की गई है। तो जो कुछ इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो, सोर्स ऑफ प्रीएमेबल क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो 1948 में किसने दिया था? किसने दिया था? PT नेहरू ने, ठीक है, PT PT नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था। यही है सोर्स ऑफ प्रीएमेबल। ये प्रीएमेबल है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स नहीं है। प्रीएमेबल का मतलब, प्रीएमेबल है ना, इसका सोर्स क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वहाँ से लिया गया है, ठीक है। गिवन बाय PT नेहरू 13th ऑफ दिसंबर 1946, मैंने बोला 48, 46 है यहाँ पे, मैंने गलती से बोला, तो 13th ऑफ दिसंबर। उसके बाद 9 डेज बाद क्या हुआ कि 22 ऑफ जनवरी, मतलब 1 मंथ और 9 दिन के बाद, 1 मंथ और 9 दिन के बाद फिर इसको अडॉप्ट किया गया 1947 में। अब देखते हैं सॉवरन क्या होता है। ये टर्म्स है ना, इन पे क्वेश्चन बनता है। सॉवरन मीन्स नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल कोई इन्फ्लुएंस। अब देखते हैं हम सोशलिज्म। जो सोशलिज्म है ना, सोशलिस्ट, जो प्रीएमेबल पे लिखा गया है सोशलिज्म, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपने जब इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी ना, वहाँ पे आपने 2 टाइप्स की इकोनॉमिक्स, ये 3 किस्म की है, इनफैक्ट मिक्सड भी है ना।
तो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्सड इकोनॉमीज़ है ना, तो सोशलिज्म आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम सोशल वेलफेयर पे किया जाता है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती है। लेकिन कैपिटलिज्म में क्या होता है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं वो, उस इकॉनमी में, सोशलिस्ट इकॉनमी में। तो यहाँ पे सोशलिज्म के दो टाइप्स हैं, एक तो मार्क्सिस्ट है, एक गांधीयन है। मार्क्सिस्ट क्या है कि वहाँ पे अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आपसे लिया जाएगा, वो गरीब को दिया जाएगा, ऐसे ही। लेकिन जो गांधीयन है ना, यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक को मिलनी चाहिए जाती है। यहाँ पे गांधीयन सोशलिज्म का ये मतलब है। इसके बाद सेक्युलर, ठीक है, एक और है, स्टेट डजंट हैव एनी रिलीजन, यानी एंटी रिलीजन नहीं होना चाहिए। रिलीजन जो भी कोई परफॉर्म करता है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कुछ भी है, उसको आज़ादी से वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है। कोई उसको इंटरफियर नहीं कर सकता है। स्टेट कुछ नहीं उसको बोल सकती है। स्टेट सेक्युलर है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। और स्टेट एंटी रिलीजन नहीं हो सकती है। ये एक और पॉइंट है सोशलिज्म का। सेक्युलर हूँ मतलब, सेक्युलर का मतलब ये है। इसके बाद इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? ब्रदरहुड। इसके बाद है फोर्थ, देखो ये जो टर्म्स है ना, ये तीन, सोशलिज्म, सेक्युलर और इंटीग्रिटी है ना, इनको ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 में, ठीक है, बाय इंदिरा गांधी। ठीक है, ये तीन टर्म्स पहले नहीं हुआ करती थी। ठीक है, सॉवरन है ना, देखो सॉवरन है, यहाँ पे सोशलिस्ट सेक्युलर जो है ना, सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इन तीन टर्म्स को यहाँ पे 1976 में लाया गया। पहले ये नहीं थी, ये तीन टर्म्स, ये आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, इब्राहिम लिंकन ने बोला था, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। ये किसने बोला था? शायद इस तरह भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, किसने बोला था, क्योंकि JKSSB का कोई भरोसा नहीं होता है कि वो कहाँ से भी क्वेश्चन निकाल लेता है। तो आप ये याद रखना, इब्राहिम लिंकन, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, ये किसने बोला था? ये इब्राहिम लिंकन ने बोला था। इसका मतलब क्या है कि रिपब्लिक, एक स्टेट जो है ना वो रिपब्लिक होगी। यहाँ पे है ना प्रीएमेबल पे एक और टर्म रिपब्लिक भी है ना, ये है ना रिपब्लिक। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, तो वो इलेक्टेड होगा, वो बाय द पीपल इलेक्टेड, पीपल उसको इलेक्ट करेंगे, इलेक्शंस होंगे अच्छे से। तो यहाँ पे एक और टर्म्स है ना, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जस्टिस, इंटीग्रिटी, ब्रदरहुड। यहाँ पे देखो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये टर्म्स है ना, ये जो है ना, ये किसने दी थी? ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने ये भी यहाँ पे लिखा, सवारन सिंह कमेटी 1976 में। ठीक, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, सोर्स ऑफ पावर विद द पीपल। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको पावर कहाँ से मिला? पीपल से। जब पीपल चुनेंगे ना किसी को, तो पावर किसने दिया उस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को? वो लोग ही देते हैं ना। जब लोग उसको वोट कास्ट करेंगे तब ही वो पावर उसको मिलेगा ना। तो इसका पावर सबसे ज़्यादा होता है वो लोगों के पास, सोर्स ऑफ पावर क्या है? विद द पीपल। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है रिपब्लिक, हेड शुड बी इलेक्टेड। सऊदी अरब इज़ नॉट, मैंने एग्जाम्पल एक लिखी है, क्योंकि वहाँ पे जब बादशाह मर जाता है ना, फिर उसका बेटा बनता है, फिर उसका बेटा बनता है, इस तरह। तो लेकिन यहाँ पे रिपब्लिक जो है ना, यहाँ पे इलेक्टेड होता है, जो लोग चाहेंगे ना वही होगा। ठीक है, जिस तरह लोग चाहेंगे इलेक्ट करना, उसी तरह ए, वही प्राइम मिनिस्टर फिर बनेगा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल्स मैंने लिखा है यहाँ पे, टेक्स्ट मिस्टेक। तो फंडामेंटल राइट्स देखो, ये बहुत इजी है, अच्छे से मैं आपको करवाता हूँ। आपको ट्रिक्स के साथ देखना, यहाँ पे मैंने खुद अपनी ट्रिक्स यहाँ पे बनाई है, देखना कितनी इजी है। आपको 2-3 मिनट में आपको सब फंडामेंटल राइट्स आपको याद हो जाएंगे। देखो, पहले देखते हैं ये कहाँ से लिया गया है? USA से। फ्राम कहाँ से? बिल ऑफ राइट्स है वहाँ पे, उसी से ये लिया गया। ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स है ना, एक गारंटी राइट्स है अगेंस्ट स्टेट। अगर स्टेट, ये एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को, एक आम इंसान को राइट्स देता है अगर वो अगेंस्ट स्टेट, यानी स्टेट के बरअक्स, यानी स्टेट उन उन राइट्स को उनसे नहीं छीन सकती है। एक इंसान से वो राइट्स नहीं छीने जा सकते। ठीक है,
अब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। ये मैं 2 मिनट में आपको सब फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स है वो मैं याद करवाऊँगा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इतना ही काफ़ी है, देखना आप। पहले सबसे पहले ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए है ना, वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स है, वहाँ से ये लिया गया है यूएसए से, ये आपको याद रखना है। इसके बाद गारंटी राइट्स अगेंस्ट स्टेट, ये एक आम इंसान को राइट्स देते हैं अगेंस्ट स्टेट के। मैग्ना कार्टर वाज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट जो जिसने बात की थी अबाउट फंडामेंटल राइट्स। ये भी पूछा जा चुका है कई दफ़ा ये क्वेश्चन, तो मैंने इसको भी यहाँ पे लाए। हमारे पास 6 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and educational rights, right to constitutional remedies। अब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं। देखो आर्टिकल 12 है ना, डी डेफिनेशन है, ठीक है। डी डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। 13 14 क्या बोलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एज वेल एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मैंने यहाँ पे ट्रिक बताई है, मैं वही बताता हूँ आपको डायरेक्टली, आपको आपका टाइम भी बच जाएगा। देखो डाई डाउट आपको याद रखना है, ठीक है। डाई डाउट क्या याद रखना है, डाई, आपके माइंड में एक डाउट था वो मर गया, इस तरह याद रखो आप। डाई डाउट, यहाँ पे एक लेटर है ना वो आपको मिस करना है, ओमिट करना है, वो है बी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है बी आपको मिस करना है। देखो डी डाई, डी डाई, डी डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। डी आई, आई क्या है, इनकंसिस्टेंट, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। डी आई ई, इसके बाद है ई, ई क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एज वेल एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हो गया है डाई, ठीक है, इक्वल। इसके बाद है डी, डी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड ऑल दीज थिंग्स। सो इसके बाद क्या है, डी ओ यू, यू क्या है, डी ओ यू, ठीक है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 क्या है, अपॉर्चुनिटी, हो गया। आर्टिकल 17 पे हम पहुंचे, तो अनटचेबिलिटी, यू है ना, डी ओ यू, एबॉलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन द फॉर्म, इन एनी फॉर्म, ठीक है। आर्टिकल 17 ये हो गया, डी ओ यू बी। इसके बाद है बी, बी हमने ओमिट करना है, मैंने पहले ही आपको बोला। इसके बाद है टी, टी क्या है, टाइटल्स के साथ, यहाँ पे टाइटल वर्ड है ना, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम 18, आर्टिकल 18 इसके बाद है, तो यहाँ पे बी हमने ओमिट करना है, टी पे हम पहुँचे, टी मीन्स टाइटल्स। यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 18 क्या बोलता है, प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फर्इंग एनी टाइटल्स अदर देन मिलिट्री और एकेडमिक distinctions, and the citizens of India cannot accept titles from a foreign state। तो यहाँ पे टी वर्ड है ना, टाइटल्स के साथ, आपको टाइटल आपको माइंड में रखना है, एक यूनिक वर्ड है इसमें, तो टी के साथ कनेक्ट करना है। इसके बाद हो गया ये 12 से 18 तक आपके, 12 से 18 तक आपके कवर हो गए। डाई डाउट आपको याद रखना है, आपको पहले ये वाले याद हो जाएंगे। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, सात आपको याद हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे जो है ना, 19 20 21 22, कितने हैं, 19 से 22 तक, ये सबसे इजी ट्रिक मैंने लाई है। देखो आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या लाया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने ट्रिक बनाई है। ये कितने लैंप है, एलईडी कितने हैं, ये एलईडी है ना, ये 6 एलईडी है, ठीक है। और ये गोल है ना ऊपर से, गोल, ठीक है। अब देखो मैंने ट्रिक में क्या लिखा है, 6 है ना, 6। इसके बाद गोल मैंने बनाया है ना, ये ओ को गोल के साथ कनेक्ट करो, एल ई डी, एल ई डी, ठीक है, एल ई डी। 6 को किसके साथ कनेक्ट करोगे, 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम, ठीक है, ये वाले देखो, ये है ना 6 राइट्स, 19th आर्टिकल, 6 फंडामेंटल फ्रीडम, फंडामेंटल फ्रीडम जो है ना, राइट्स जो है ना, फंडामेंटल राइट्स है यहाँ पे, फ्रीडम नहीं,
फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो पहला क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विथआउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तीसरा पार्ट। इसके बाद चौथा पार्ट क्या है, फ्रीडम टू, ये छः है ना, ये आप खुद देख लेना, ये आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ये जब आप पढ़ोगे ना आपको खुद पता चल जाएगा मैंने कौन से यूनिक टर्म्स यहाँ पे ली है। देखो यहाँ पे आर्टिकल 19 का आपने देखा 6 मैंने लिया, देखो, और 19 का मैंने 6 लिया, 20 का मैंने ओ ऑफेंस लिया, ओ है ना, ओ ऑफेंस वर्ड मैंने यहाँ पे लिया। इसके बाद आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ अ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एल लिया, चाहे लिबर्टी लो चाहे लाइफ लो, एल फिर भी आएगा, हो गया एल ई। इसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन 21 ए, ये याद रखना आपने, 21 ए है, ये भी इसी तरह याद रखना। एल ई डी, डी क्या है, डिटेंशन, यानी अरेस्ट कर रहा है, डिटेंशन वर्ड आपको इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने फिर भी यहाँ पे लिखा है, देखो, ओ ऑफेंस, एल लाइफ 21 के साथ। इसके बाद ई एलिमेंट्री एजुकेशन 21 ए, डी डिटेंशन 22। तो मैंने ये लैंप आपको ये फिगर आपको जिस तरह नेपाली जो इंसान मैंने लाया था ना, उसके बड़े बड़े कान है, इसी तरह फिगर जब आपके माइंड में आएगी ना तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 23 और 24 है ना, ये आपस में कनेक्टेड है, देखो किस तरह, इसी तरह आपको ये याद रखना है। देखो यहाँ पे फोर्सड लेबर है, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ए ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्सड लेबर। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे भी लेबर की बात हो रही है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये भी दोनों प्रोहिबिशन के रिलेटेड है, 23 और 24 इसी तरह याद रखो। इसके बाद 25, 26, 27 और 28, ये 4 आर्टिकल्स हैं ना, इनके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, मैं पापी आपको याद रखना है, PAPI, ठीक है। पी प्रोपगेशन, ए अफेयर्स, पी प्रोमोशन, आई इंस्टीट्यूशन। देखो पी सबसे पहले फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी प्रोपोगेट करना अपना रिलीजन, ठीक है, अपना रिलीजन फैलाना। तो इसकी आज़ादी 25 आर्टिकल हमें दे रहा है। इसके बाद 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, अफेयर्स APA। इसके बाद फिर से P प्रमोशन, यहाँ पे प्रोमोशन है, पहले प्रोपोगेशन है फिर प्रमोशन है। फ्रीडम टू पे टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर religion, no person is compelled to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion and religion denomination। compelled नहीं है, मजबूर नहीं है कि उसको करना ही करना है, उसकी मर्जी है, तो उसका ये हक है। 27 प्रोमोशन के साथ कनेक्ट करो। इसके बाद आई इंस्टीट्यूशंस बनाना, वर्शिप हॉल्स बनाना, जो कुछ भी है तो इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्ट करो, PAPI, ठीक है। इसके बाद 29 और 30 है ना, ये आपस में कनेक्टेड है। 29 भी माइनॉरिटीज़ की बात कर रहा है, 30 भी माइनॉरिटीज़ की बात कर रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद 31 रिपील किया गया, ये रिमूव किया गया यहाँ से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे जो है ना, ये 32 आर्टिकल है ना, ये राइट देता है एक इंसान को टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। अगर उसके खिलाफ कोई गलत केस बनाया गया होगा तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वो इशू करते हैं रिट, उसके प्रोटेक्शन में, उस बंदे के प्रोटेक्शन में वो रिट इशू करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 5 रिट से ये हम थोड़ा बहुत जो फीचर्स है ना फंडामेंटल राइट्स के, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दे आर नॉट सैक्रोसेंटिक, ठीक है, होली नहीं है ये, ठीक है, परमानेंट है, एब्सोल्यूट है। दे हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कभी कभी उन पर रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाती है। तो ये थोड़ा बहुत आप इनको देख लेना। दे आर क्वालिफाइड, कैन बी रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई जाएगी ना तो तब इसको आप समझ लें, इसको चेंज किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। दे प्रोमोट आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इसके बाद ये कुछ फीचर्स हैं, आप इनको खुद देख लेना।
वो यहाँ पे तो अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ। सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, ठीक है, बिकॉज ये भी पूछा जा सकता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ऑल दे आर पॉजिटिव, ऑल दे आर नेगेटिव, ऑल दे बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है, इनको भी देख लेना। इसके बाद वाइल द रेस्ट ऑफ ऑल द पर्सन सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, देखो यहाँ पे आगे मैं बताता हूँ, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो ये है ना, ये चार, ये सिर्फ इंडियन जो रेजिडेंट होगा ना वो उनको मिलेंगे, ये जो है ना ये दोनों को मिलेंगे। आपको बस ये चार याद रखने हैं, ठीक है, ये पांच जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना ये आपको याद रखने हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, देखो 15 16 साथ साथ है, 29 30 ये भी साथ साथ है, 19 बीच में है। ये पांच फंडामेंटल राइट्स हैं ना ये नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ इंडियन रेजिडेंट को मिलेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये यही है। ये आप थोड़े बहुत फीचर्स हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप देख लेना उनको। हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इस मैराथन सेशन को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनके बारे में थोड़े से पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ये सबसे इजी टॉपिक है इस सब में, ठीक है। ये कब लाए गए? 42nd अमेंडमेंट ऑफ 76 टोटल, ये कहाँ से लिए गए हैं? यूएसएसआर। इसमें जो लास्ट है ना, ये किस पार्ट में बोला गया? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम फंडामेंट, फ्रॉम है ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4A, पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, पार्ट 4A में। और इसका आर्टिकल कौन सा डील कर रहा है? 51A। ये ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो इतना आपको एक ही आर्टिकल है 51A, ठीक है। इसके बाद रिकमेंडेशन, किसके रिकमेंडेशन पे इनको लाया गया? सवारन कमेटी, ठीक है। इसमें टोटल कितनी ड्यूटीज़ है? टोटल 11 ड्यूटीज़ है, ठीक है। ओनली सिटीजन, सिर्फ सिटीजन जो इंडिया के, उनको उनको उनके लिए ये ड्यूटीज़ हैं, उन पे ये ड्यूटीज़ हैं कि इनको ये सब करना है, वो मैं आगे बताऊंगा उन पे क्या क्या ड्यूटी है। नॉट एनफोर्सेबल, यानी फोर्स नहीं कर सकते हम किसी पे, आपको ये करना ही करना है। 11th ड्यूटी है ना, ये 2002 में इसमें ऐड की गई, 86 अमेंडमेंट, ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है 11th ड्यूटी जो है वो कब लाई गई, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। वो यहाँ पे है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मैंने एक एक यहाँ पे लिखी है, आप बस इनको कोई इनमें से कोई सा यूनिक, आपको इनकी नंबरिंग याद नहीं रखनी है, ठीक है। आप बस इस तरह देखो कि कौन कौन है, एक दफ़ा, एक दो दफ़ा इसको पढ़ लो। 11 बराबर है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये बराबर 11 मैंने लाई है, ठीक है। तो इनको एक दफ़ा देखो तो अच्छे से, लेकिन इनकी नंबरिंग ज़रूरी नहीं है, रेस्पेक्टिव ऑफ नंबरिंग आप पढ़ लेना, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या ड्यूटी है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल रेस्पेक्ट करना है आइडियल्स की, इंस्टीट्यूशंस की, नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की, इनकी मतलब रेस्पेक्ट करना, ये एक ड्यूटी है एक कॉमन मैन की, एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी। इसी चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम, ये सब चीज़ें ये आप समझ ले, आपको पता होंगी ये सब, लेकिन बस आपको एक दफ़ा ये याद रखना है। आपने बहुत दफ़ा ये सुना होगा, लेकिन आपको फिर भी एक दफ़ा, एक दो दफ़ा इसको पढ़ लेना। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ये मैंने किस तरह इनको याद रखा है, ये लक्ष्मीकांत है ना, इसका ये पेज है। तो मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूँगा इन सब को याद करवाने की कोशिश करूँगा। ये फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है, जो आपके सेलेबस में स्पेसिफिकली जो सुपरवाइज़र का पोस्ट जो सेलेबस है ना वहाँ पे भी ये मेंशन है, तो हम याद करते हैं इनको। देखो 36 है ना, 36 को अगर गौर से आप पढ़ोगे ना, 36 स आवाज़ निकलती है, 6, 36 यहाँ पे स्टेट है ना, स्टेट, यानी किसी भी तरह इस तरह इनको कनेक्ट करो, 36 स्टेट के साथ कनेक्ट करो। इसके बाद 37 है ना, 7 है ना इसके लास्ट में, 30 तो आपको पता होगा, 30 और 40 में ये चल रहा है, तो 30 आपको पता है। 37 को, 7 को उर्दू में क्या कहते हैं? सात, ठीक है। ये APP है ना, एप्लीकेशन है ना, APP, PP है ना, ये साथ साथ में है इसमें। तो इस तरह थोड़ी सी यूनिक सी ट्रिक्स आप एक दफ़ा आपके माइंड में आ जाएंगे ना, तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। मैं जिस तरह याद करता हूँ मैं आपको उसी तरह बताता हूँ। कंटिन्यू करते हैं, 38 पे पहुँचते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 है लास्ट में, ठीक है, 8, ऑर्डर, ऑर्डर और 8 की अगर आप राइमिंग देखेंगे ना, ओ, 8 ऑर्डर, 8 अगर आप 8 लिखेंगे ना, 8 ऑर्डर, ये राइमिंग है इनकी, अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो एक
यहाँ से भी 38 वाला आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है वेलफेयर है ना, यहाँ पे मैंने ये लिखा था WELL वेल FAIR फेयर, ठीक है। ये 8 अल्फ़ाबेट्स इसके बनते हैं, यहाँ पे लास्ट में 8 है, इस तरह मैंने याद किया था। अब मैं रिसेंटली ऑर्डर देख रहा था तो मुझे ये भी मिला, तो मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद है 39 certain principles of policy to be followed by the state, certain principles and policies। देखो ये प्रिंसिपल है ना, पी है ना, प्रिंसिपल को उल्टा करो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 9। मैंने इस तरह याद रखा था, पी है ना, तो यहाँ पे 39 है, मैंने इस तरह याद किया था। सर्टन प्रिंसिपल्स या पॉलिसी, पॉलिसी भी इसमें आता है ना, पॉलिसी का भी पी से स्टार्ट होता है, तो इस तरह भी आप ये याद रख सकते हैं। इसके बाद 49 ए, ये इजी है, एड है ना, ए से एड होता है, ये ए यहाँ पे, ये एड है यहाँ पे, लीगल एड। इस तरह आप ये याद रखें, यहाँ पे भी ए आता है, यहाँ पे भी एड में भी ए आता है। इसके बाद 40 है ना, इसके लास्ट में ज़ीरो है ना, ऑर्गेनाइजेशन भी ज़ीरो से स्टार्ट होता है, इस तरह आप याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेजेस। इसके बाद है 41, ठीक है। देखो राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस, इसमें दो तीन चीज़ें होल इन वन में बोला गया एक ही आर्टिकल में। देखो राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस, सब कुछ हमने करना है, काम भी करना है, एजुकेशन भी पढ़नी है, यहाँ पे पब्लिक असिस्टेंस, पब्लिक लोगों को भी हेल्प करनी है, बस इस तरह आपको सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा होल इन वन, ठीक है, होल इन वन, ये वन है ना, यहाँ पे 41 है, ये वन को इसके साथ कनेक्ट करो। इस तरह मैं इन चीज़ों को याद करता था, और अभी भी इसी तरह मैं चीज़ों को इसी तरह कनेक्ट करता हूँ, इस तरह इससे ना चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, ठीक है, और परमानेंटली याद हो जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 42, ठीक है, टू है ना, 42 ह्यूमन है ना, ह्यूमन कंडीशंस। अब देखो आप, ह्यूमन है ना, ह्यूमन दो किस्म के होते हैं, एक तो मेल होता है, एक तो फीमेल होता है। आप बस इतना, आप LGBT के साथ नहीं, मतलब वो छोड़ो, आप ट्रांसजेंडर का, आप सिर्फ ये याद रखें ह्यूमन दो किस्म के होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। तो आप टू को इस तरह, टू है ना लास्ट में, ये इस तरह ह्यूमन के साथ कनेक्ट करो। इसके बाद 43 पे जाते हैं, ठीक है। देखो 43 है ना, देखो मैंने किस तरह याद किया, अब मैं ये तीनों अगर आप एक साथ भी याद करोगे ना, एक साथ भी कर सकते हैं। देखो 43 है ना, ये ना 3, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, 3 को इस तरह बनेगा ना। देखो मैंने इस तरह किया था, यहाँ पे डब्ल्यू से आता है ना, वेजेस द वर्कर्स, लिविंग वेजेस, डब्ल्यू से आता है, मैं इस तरह मैंने इसको किया था, ठीक है। 43A, देखो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, अगेन वर्कर्स की बात आई, एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो ये तीन है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसी तरह याद रखो, 43, 43A, 43B, ठीक है। वर्क वेजेस, यहाँ पे वर्कर्स भी आते हैं, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती है, ये इसी तरह याद रखो आप। आगे बढ़ते हैं, 44 है ना, ये 4 एक जैसे है ना, यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म भी एक स्टूडेंट 10 से स्कूल में, तो उनकी यूनिफॉर्म भी सेम होती है ना, ये 4 भी सेम है, इस तरह आप ये भी याद रखो। इसके बाद 45, देखो 45 है ना, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6, ठीक के अंडर। अब याद किस तरह रखोगे, देखो हम बच्चे होते हैं ना, ज़्यादातर हम 4 साल या 5 साल का बच्चा जो होगा ना, वही स्कूल में उनको डालते हैं ना, यहाँ पे 6 की बात होगी, लेकिन यहाँ पे जो एक ट्रेंड है ना, जो 4 साल, आजकल 4 साल या 5 साल का बच्चा है ना, उनको स्कूल में डालते हैं ना, तो 45 है ना, 4 5 यहाँ पे 6 है, अगर इस तरह भी याद रख, 4 5 6 भी याद रखोगे ना, इस तरह भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है 47 है ना, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू राइज लेवल न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ अ लिविंग टू इम्प्रूव द पब्लिक मीन्स। देखो ये कितना ईजी है, आप देखो ना, ड्यूटी है ना, हमारी ड्यूटी कब से स्टार्ट हुई, ठीक है। अब जब हम आज़ाद हो गए, ठीक है, हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी अपने मुल्क को, जो इसकी मतलब यहाँ पे जो कुछ भी है ना, जो प्रीवियस चीज़ें हैं हमारी हेरिटेज में हैं, जो कुछ भी है, उनकी हमारी ड्यूटी है कि उनकी प्रोटेक्शन की जाए। जब हम आज़ाद हुए तब से हमसे, हाँ, इस तरह आप याद रखो, जब से हम आज़ाद हो गए हम पे ड्यूटी बढ़ गई, ठीक है। 47 में हम आज़ाद हो गए ना, यहाँ पे एक ड्यूटी वर्ड है, तो इस तरह इसको कनेक्ट करो। देखो 48 और 48A है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है।
अगर हम एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ना, देखो अगर हम एग्रीकल्चर को अच्छे से मैनेज करेंगे ना, हम अगर एग्रीकल्चर को अच्छे से मैनेज करेंगे ना, हम डिफॉरेस्ट्रेशन नहीं करेंगे, अगर हम एग्रीकल्चर को ज़्यादा कोशिश करेंगे ना, मतलब जब हमें एग्रीकल्चर लैंड को इंक्रीज़ करना होता है ना तब हम फॉरेस्ट्स को डिफॉरेस्ट्रेट करते हैं। लेकिन अगर हम उसको ऑर्गेनाइज अच्छे से करेंगे ना एग्रीकल्चर को, तब हम प्रोटेक्शन कर पाएंगे, सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हो। देखो सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट्स, देखो सेफ गार्ड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट्स तब होगी जब एग्रीकल्चर को आप अच्छे से मैनेज करोगे, ज़्यादा डिफॉरेस्ट्रेशन नहीं करोगे, एग्रीकल्चर लिमिटेड रखोगे, इस तरह आप ये याद रख सकते हो। इसके बाद है 49। देखो 49 क्या है, ये इजी है बहुत, सबसे ज़्यादा इजी है ये 49 जो है ना, आर्टिकल 49, प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देखो मॉन्यूमेंट्स, नो इसमें नौ आता है, नौ नो, आप अच्छे से पढ़ोगे ना इसको, गौर से पढ़ो, डीपली पढ़ो, मॉन्यूमेंट। ठीक है, माँ, मैं इसकी ट्रांसक्रिप्शन लिखता हूँ, मॉन्यूमेंट, इसमें नौ आया ना, तो यहाँ पे 49 9 है इसमें लास्ट में, तो इस तरह आप याद रख सकते हो। इसके बाद है 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव। 50 है ना, आपके पास 100 रुपये, इस तरह याद रखो, आपको 50-50 करना है, इसको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। ठीक है, 50 इसको देने हैं, 50 इसको, यहाँ पे भी सेपरेशन है जुडिशली एंड एग्जीक्यूटिव, इस तरह याद रख सकते हो ये भी। इसके बाद है 51, प्रोमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये लास्ट में, इस तरह भी याद रख सकते हो। अगर इस तरह नहीं कर सकते, लास्ट में 1 है, तो यहाँ पे आई के साथ स्टार्ट होता है, आई भी 1 की तरह होता है, तो इंटरनेशनल के साथ आई आई कनेक्ट करो, 1 कनेक्ट करो, इस तरह ये भी हो जाएगा। ये फंडामेंटल, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इतना काफ़ी है। फंडामेंटल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, ये काफ़ी है इसमें। तो मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं, जो इसके अलावा जो मैंने देखे इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे मैंने रखे हैं, आप इनको देखना एक दफ़ा। देखो यहाँ पे 36 से 51 तक ये आर्टिकल्स है। पार्ट भी मैंने बोला कौन सा पार्ट है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, डी फोर्थ पार्ट है, इट वॉज बारोड फ्राम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपको पता होना चाहिए, विच हैड कॉपीड इट फ्राम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने खुद ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। इसके बाद बी आर अम्बेडकर है ना, इसने बोला था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और नॉवल फीचर्स, पॉलिसी एज नॉवल फ्यूचर्स, इसने ये बोला था इनके बारे में, नॉवल फ्यूचर्स है ये। इसके बाद है गैनविला ऑस्टिन हैज़ डिस्क्राइब डी पी एस पी एंड फंडामेंटल राइट्स इज एन इज़ द कंसेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी इसने ये बोला था, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ये दो डेफिनेशंस, और इसमें क्रिटिसाइज भी बहुत हुआ था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो आपको बस नहीं देखना है, बस ये दो चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो। इसमें मैंने ये बोला, ये आर्टिकल जो है ना, ये सोशलिस्ट है, ये गांधीयन है, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है, इनकी तीन, अगर आप ये याद नहीं रखोगे ना, देखो ये इजी इजी है याद रखना, देखो किस तरह। देखो लास्ट में कंटिन्यूस है, 46 47 48, यहाँ पे 49 50 51। ठीक है, आप इस तरह लिखो। ठीक है, 46 47 48 49 50 51 हो गए ये कंप्लीट। यहाँ पे पहले देखते हैं, देखो 40 बाकी आपको याद रखें, देखो 38 39 39 ए, 41 42 43 43 ए। देखो यहाँ पे पहले दो कंटिन्यू है, फिर तीसरा ए है, यहाँ पे तीन कंटिन्यू है, 41 42 43 फिर 43 ए है। इस तरह इनको गौर से देखो ना, नंबर्स को, इन आर्टिकल्स को भी गौर देखो, दो कंटिन्यू है, 38 39 39 ए है, 41 42 43 है ना, फिर 43 ए है। यहाँ पे दो के बाद है, यहाँ पे तीन के बाद है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 40 43 43 ए, 40 43 43 ए, 43 बी, यहाँ पे 44 45 48 48 ए। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू दो है, फिर 48 48 है। ये थोड़ा टफ ही है, आप देखो, आप इनको किसी भी तरह याद रखो, होना चाहिए पता आपको। वहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने टाइप्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, लिबरल इंटेलेक्चुअल में कौन आता है, तो किसी भी तरह इनको भी देख लो। फिर भी जितना मुझसे हो सका मैंने बताई, ट्रिक 46 47 48 है, 49 50 51 है। तो इस तरह ये दो पहले आते हैं, फिर तीन के बाद एक आता है, तो इस तरह ये याद रखो। ये कब लाए गए थे? ये जो है ना 4 आर्टिकल, जिसमें ये अंडर 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 में ये लाए गए थे। ठीक है,
इसके बाद अंडर 44 अमेंडमेंट ऑफ 1978, इस जो ये वाली अमेंडमेंट है ना, इसमें 78 आया ना, 38 आर्टिकल इस तरह कनेक्ट करो, इसमें भी 8 है लास्ट में, इसमें भी 8 है लास्ट में, इस तरह ये देखो। इसके बाद 86 अमेंडमेंट ऑफ 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002 यानी 2002 चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 है ना, जो अभी हमने देखा 4 साल या 5 साल की उम्र में हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, वो अब फंडामेंटल राइट बन गया है। ये डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है अब, फिर इसको फंडामेंटल राइट 21A में लाया गया, एलिमेंट्री एजुकेशन, वो मैंने वहाँ पे बोला आपको, डाइड आउट जिसकी ट्रिक मैंने बोली थी 21A, ये आपको देखना है। 97 अमेंडमेंट ऑफ 2011, इसमें आर्टिकल 43B लाया गया। इसके बाद रिट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये फाइनल है इसका, तो क्या है रिट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट अंडर आर्टिकल 32, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। और जो हाई कोर्ट है ना, वो 266 आर्टिकल के अंडर रिट इशू कर सकता है। 5 किस्म के हैं, ठीक है। रिट ऑफ हीबस कॉर्पस, ठीक है, इसका क्या है, दिस इज़ ए पावरफुल एंड द मोस्ट ऑफन यूज्ड, ये ज़्यादा ओपन यूज़ होती है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कौन सी सबसे ज़्यादा ओपन यूज़ की जाती है, तो हीबस कॉर्पस है, और लैटिन वर्ड है यूज्ड अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, अगर किसी को हिरासत में इलीगल तरीके से लिया जाएगा तब ये ये वाली रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये इशू कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 359 इट कैन बी फाइल्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी टू एनफोर्स आर्टिकल 20 एंड 21, ये आपको साइड पॉइंट याद रखना है। इमरजेंसी में भी ये अंडर आर्टिकल 359 में इसको अलाउ कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो डायरेक्ट ये रिट है ना, ठीक है, सेटियोरी, ये थोड़ी ये लेटिन वर्ड्स हैं ज़्यादातर, तो इनमें प्रोनंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बस आप ये देख लेना इसमें क्या क्या आता है, इसका मतलब क्या है। टू बी, यहाँ पे ये मीनिंग है ना, ये पूछी जाती है ज़्यादातर। देखो, टू बी फुल्ली इन्फॉर्म, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कब मिलती है, जब आप किसी की सर्टिफिकेट देखोगे ना, तब आप उसकी इन्फॉर्मेशन आप समझ पाओगे। तो बी फुल्ली इन्फॉर्म्ड, तो यहाँ पे सर्टियोरी है ना, इसको कनेक्ट करो ये फुल इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करो किसी भी तरह, इस तरह याद रखो। इसके बाद एरर इन द प्रोसीजर, अगर कोई एरर हुआ है ना लोअर कोर्ट्स में, किसी के खिलाफ कोई एरर हुआ है, तो तब ये सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है ये वाली रिट ऑफ सर्टियोरी, ठीक है, अगेंस्ट जुडिशियल और कौसी जुडिशियल बॉडीज, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं ना, उनके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये रिट इशू कर सकती है। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसको इशू कर सकता है। ये रिट नंबर 2 है, ठीक है। इसके बाद है थर्ड रिट, क्या है, रिट ऑफ मैंडामस। अगर आप गौर से इसको पढ़ोगे ना, आपने किसी इंसान को कमांड दी, ठीक है, मैन है ना यहाँ पे, मैंडामस टू कमांड, किसी को आपने कमांड दी, इस तरह याद रखो। या यहाँ पे एम है ना, यहाँ पे 2 एम है, एम मंडामस, यहाँ पे एम कमांड है, तो एम 2 है, तो इस तरह भी याद रख सकते हो। ये कब इशू की जाती है, बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जब एक इंसान है, उसकी ड्यूटी है लेकिन वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर, वो फेल हुआ है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में, तो तब ये इशू की जाती है। या ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के खिलाफ भी ये वाली रिट इशू की जा सकती है। इसके बाद है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, मीन्स टू फॉरबिड, ठीक है। सिटी ऑर्डर, आपने ये नाम सुना होगा काफ़ी दफ़ा, सिटी ऑर्डर, व्हेन लोअर कोर्ट ट्राइज टू एक्ट बियॉन्ड इट्स पावर। लोअर कोर्ट जो है ना, अगर लोअर कोर्ट पावर को गलत इस्तेमाल करता है, यानी जितने पावर उसके हैं उससे ज़्यादा वो पावर इस्तेमाल कर रहा है, तो तब ये वाली रिट इशू की जाती है, इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू इन्फीरियर कोर्ट, ठीक है। इसके बाद है रिट ऑफ क्यू वारंटो, ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी, वारंटी व्हाट अथॉरिटी। इसके बाद है फिफ्थ रिट, रिट ऑफ क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। तो जब इसको इस तरह याद रखो, वारंटो है ना, इसको वारंटी बनाओ, वारंटी, ठीक है, वारंटी तो अथॉरिटी है ना, वारंटी और अथॉरिटी इनकी राइमिंग मिलती है, तो इस तरह याद रखो। बाकी ये है इसका इशूड बाय कोर्ट्स, ये सी ओ, ये गलत है,
COURTS courts against a private individual when he assumed a public office or on which he has no right। ठीक है, इस तरह ये याद रखो। ये हुआ कंप्लीट आपका। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। और आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट मैं कंटिन्यूसली मोटिवेट रहूँ, आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।